स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स आज हम विशेष चर्चा करने वाले हैं रिटों के बारे में। ठीक है, जो हम 5 रिटों की बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षा। ठीक है, इन 5 रिटों के बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपकी इनसे संबंधित किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन है तो वो आपकी आज दूर हो जाएगी। ठीक है, तो जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरी मित्रों कंप्लीट भारत की राज व्यवस्था जो हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, वो मेरी कंप्लीट अभी चल रही है मेरे चैनल पर। ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको वहाँ समझाने का भरपूर प्रयत्न करता हूँ। ठीक है, और उसी संदर्भ में आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं कि रिटों के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 32 की हम चर्चा करेंगे, अनुच्छेद 226 की भी मैं आपको यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो रिटों की हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो पहले क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा, कई बार एग्जाम्स में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी कर सकते हैं। मित्रों कई बार, कम से कम 10 या 15 बार मैं आपको इन दोनों अनुच्छेदों के बारे में मेरे लेक्चर्स में बता चुका हूं कि अगर आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना हाई कोर्ट में गए, और अगर आप हाई कोर्ट में भी जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। मैंने मूल अधिकारों के चैप्टर में भी इस बात की चर्चा की थी अलग से, जहाँ यानी वहाँ पर भी मैंने आपको जब रिटों के बारे में चर्चा की तब भी मैंने आपको बताया था इसी संदर्भ में। और देखो क्या कहता है कि ये 5 रिटें हैं, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा। ठीक है, संसद अनुच्छेद 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। यानी मित्रों अगर आपसे भारत में कोई ये पूछ ले कि हमारे पास क्या केवल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास रिट जारी करने का अधिकार, बिल्कुल सही है मित्रों। किसी भी का चाहे सेशन कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट के पास ऐसा अधिकार नहीं है। केवल और केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन 2 ही कोर्टों के पास रिट जारी करने का अधिकार है। पहली बात तो आप इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये कहता है कि संसद अगर चाहे ना, यानी संसद भारतीय अगर चाहे तो किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है, लेकिन संसद ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम और हाई कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। मैंने आपको पहले ही यह बात बताई, सन 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय को ही रिट जारी करने का अधिकार था। लेकिन और कहता है अनुच्छेद 226 अब सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहा है कि जब 1950 से पहले की अगर अपन चर्चा करें ना, तो केवल हमारे भारत में 3 ही हाई कोर्ट ऐसे थे कि वो रिट जारी कर सकते थे, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। लेकिन वर्तमान में सारे हाई कोर्ट, यानी भारत में वर्तमान में 25 के लगभग हाई कोर्ट हैं, तो ये सभी हाई कोर्ट हमारे देश में रिट जारी कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहां इन्हें विशेष अधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राज्य द्वारा जारी किया जाता था, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहते हैं। यानी मित्रों ये रिटें जो होती है ना, ये न्याय करती है, इसके कारण जो है इसको हम न्याय का झरना भी कहते हैं। और हमने रिट जो शब्द लिया है ये अंग्रेजी कानून से लिया है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स आगे क्या कहता है, सुनिए। आगे चर्चा करने जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र उच्च न्यायालय से 3 प्रकार से अलग है। यानी मित्रों सुप्रीम कोर्ट का जो रिट जारी करने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट से अलग है। कैसे? उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि हाई कोर्ट इनके अलावा किसी और उद्देश्य को लेकर भी इसे जारी कर सकता है। मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने कई बार आपसे चर्चा की है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है केवल और केवल यानी सिर्फ और सिर्फ मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रिट जारी करता है। ठीक है, लेकिन हाई कोर्ट जो होता है वह मूल अधिकारों के लिए तो रिट जारी करता ही है, लेकिन अन्य मामले जैसे हम जो भर्तियों की बात करते हैं, यानी कई बार एग्जाम्स को लेकर के हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ से रिट जारी करवा देते हैं। ठीक है, तो कई यानी कभी आपने ऐसा सुना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई भर्तियों के मामले में रिट जारी की हो? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उच्चतम जो न्यायालय है यानी हाई कोर्ट जो है वो, हमारा जो हाई कोर्ट है वो मूल अधिकार के साथ साथ अन्य मामलों को लेकर भी रिट जारी करता है। कि ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है।
नेक्स्ट देखो क्या कहता है, किसी अन्य उद्देश्य का अभिप्राय है किसी सामान्य कानूनी अधिकार के संबंध में, इस तरह सुप्रीम कोर्ट के रिट संबंधी न्यायिक अधिकार उच्च न्यायालय से कम है। मैंने कई बार आपको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिट का जो अधिकार है वो कम है, क्योंकि वो केवल मूल अधिकारों के लिए जारी करता है, जबकि हाई कोर्ट मूल अधिकार और अन्य मामलों के लिए भी जारी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहता है, अनुच्छेद 32 के तहत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने रिट न्यायिक क्षेत्र को नकार नहीं सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 के तहत उपचार विवेक अनुसार है, इसलिए हाईकोर्ट अपने रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र के क्रियान्वयन को नकार सकता है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो होगा ना, वो ये मना नहीं कर सकता कि मैं मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए रिट जारी नहीं करूंगा, लेकिन हाईकोर्ट मना कर सकता है, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है क्या कि हमारा जो मूल अधिकारों का जो गारंटर है और संविधान का जो व्याख्याकार है वो कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। यानी मूल अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को हमने अधिकार दिया है। ठीक है, तो हमारा हाई कोर्ट जो है वो मना कर सकता है रिट जारी करने के लिए, वैसे मना नहीं करता लेकिन कर सकता है। और देखो क्या कहता है, इस तरह सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक और गारंटर देने वाला बनाया गया है। यानी मैंने पहले ही आपको बताया कि हमारे जो मूल अधिकार है उसका गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, अब मित्रों हम चर्चा करने जा रहे हैं पहली हमारी जो रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कार्पस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। देखो ये कह रहा है इसे लैटिन भाषा से लिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है को प्रस्तुत किया जाए। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी आदेश है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया है, उसे इसके सामने प्रस्तुत किया जाए। यानी मित्रों अगर आपको किसी ने गिरफ्तार कर लिया, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है ना कि उसको मेरे समक्ष आप प्रस्तुत करो, तो बस इसी का मतलब है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी बंदी और प्रत्यक्षीकरण यानी बंदी को आप प्रत्यक्ष रूप से मेरे यहाँ पे आप जो है प्रस्तुत करो। ठीक है, तब न्यायालय मामले की जांच करता है। यदि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का मामला अवैध है तो उसे स्वतंत्र किया जा सकता है। यानी मित्रों गलत तरीके से, इलीगल तरीके से आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको जो है वो बरी करने का आदेश दे सकता है। ठीक है, यानी इस तरह यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है, आपको जबरन कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। क्लियर है। और मित्रों देखो नेक्स्ट क्या कहता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरण हो या व्यक्तिगत दोनों के खिलाफ जारी की जाती है। यानी चाहे सार्वजनिक कोई अथॉरिटी हो या कोई व्यक्तिगत हो, यानी कोई एक पर्सनल व्यक्ति हो या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण हो, इन दोनों के खिलाफ यह रिट जारी की जाती है। यह रिट तब जारी नहीं की जा सकती कब, जब हिरासत कानून सम्मत है, यानी कानून के माध्यम से, यानी सही तरीके से आपको जो अगर मान लीजिए गिरफ्तार किया गया है तो ये हम रिट जारी नहीं करवा सकते, और कार्रवाई किसी विधानमंडल या न्यायालय की अवमानना के तहत हुई हो। यानी आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला आपके खिलाफ लागू हुआ, यानी आपने न्यायालय की अवमानना की, आपने न्यायालय की प्रक्रिया की जो है उसको कम आंका, उसको कलंकित किया है, यानी आपने दीवानी और आपराधिक मामलों की जो आदेश हैं उसका आपने उल्लंघन किया है, तो उसके खिलाफ आपको गिरफ्तार किया जा सकता है और उस मामले में आप रिट जारी नहीं करवा सकते। क्लियर। और न्यायालय के द्वारा हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र से बाहर हुई हो। ठीक है, तो इन सभी मामलों में हम जो है रिट जारी नहीं करवा सकते, यानी आपका मामला अगर सही बनता है तभी ही आप रिट जारी करवा सकते हो। अब देखो नेक्स्ट हमारी मैंडेमस यानी परमादेश की हम चर्चा करने वाले हैं। कहता है इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं, और क्या कहता है यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। यानी मित्रों इसका मतलब है हम आदेश देते हैं, यानी परमादेश, यानी वो आदेश दे रहे हैं क्यों कि जो न्यायालय है ना वो सार्वजनिक जो अधिकारी, यानी जो सार्वजनिक जो सरकारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ ये जारी किया जाता है ये रिट, ताकि उनसे उनके कार्य और उनके नकारने के बारे में पूछा जा सके, यानी वो कार्य सही ढंग से कर रहे हैं या नहीं, तो उसके बारे में पूछा जाता है। इसे किसी भी सार्वजनिक इकाई, निगम, अधीनस्थ न्यायालयों, प्राधिकरणों या सरकार के खिलाफ समान उद्देश्यों के लिए जारी किया जा सकता है। यानी चाहे सार्वजनिक इकाई हो, कोई कॉरपोरेशन हो, अधीनस्थ न्यायालय हो और सरकार, इनके खिलाफ यह आदेश जारी की जाती है। यानी ये रिट जो है परमादेश की जो मैंडेमस की रिट है वो जारी की जाती है। अब देखो ये रिट किसके खिलाफ हम जारी नहीं करेंगे। पहली बात निजी व्यक्तियों का, यानी निजी व्यक्तियों या इकाई के विरुद्ध, यानी जैसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण की अभी भी मैंने आपसे चर्चा की कि आप जो है निजी व्यक्ति के खिलाफ भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करवा सकते हो, लेकिन परमादेश आप निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं करवा सकते। और मित्रों मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सीधा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि ये रिट हम जो है यानी परमादेश की रिट हम किसके खिलाफ जारी कर सकते हैं और किसके खिलाफ नहीं। तो डिटेल से आप सुनिए, कान खोल के आप सुनते रहिए मित्रों। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, यहाँ जो ये जो बातें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, फिर आप जो है एग्जाम में मात खा जाते हैं कि हमने ये पढ़ा ही नहीं। और बार बार मैं कह रहा हूँ कि इस प्रावधानों पर आप जो है डिटेल से सुनिए, और अगर आप नोट्स पे अगर लिखना चाहते हो तो बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है, ऐसे विभाग जो गैर संवैधानिक है, यानी गैर संवैधानिक विभागों के खिलाफ हम ये रिट जारी नहीं करवा सकते। और संविधात्मक दायित्व
को लागू करने के विरुद्ध, भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों के विरुद्ध और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके खिलाफ हम इस रिट को जारी नहीं करवा सकते। यानी मैं बात कर रहा हूँ कि हम सरकारी अधिकारियों के खिलाफ ये रिट जारी करवा सकते हैं, निजी व्यक्तियों के खिलाफ हम इसको नहीं जारी करवा सकते। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तीसरी रिट है प्रोहिबिशन, यानी प्रतिषेध की रिट हम चर्चा करने जा रहे हैं। प्रतिषेध का मतलब होता है यानी इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना, और प्रोहिबिशन का मतलब भी तो निषेध होता है, यानी निषेध मतलब प्रतिषेध और प्रतिषेध मतलब रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। यानी मित्रों, कई बार क्या होता है, हाई कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और उसने जो फिर भी उस काम को कर लिया, या जो हमारे ट्रिब्यूनल्स होते हैं, जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से हमने गठित किया था, तो वो जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनका अधिकार नहीं है किसी भी मामले को जांच करने का, फिर भी वो कर लेते हैं, तो उसको जो है या तो वो रोक लेते हैं, यानी फिर हमारे जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होती है वो क्या करती है, उसको जांच करने से पहले ही रोक देती है। ठीक है, तो प्रतिशत की रिट यानी वो रोक रही है उसको। ठीक है, जिस तरह परमादेश सीधे सक्रिय रहता है, प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं रहता। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है, प्रतिषेध संबंधी रिट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध ही जारी किए जा सकते हैं। यह प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय और निजी व्यक्ति या निकाय के उपलब्ध नहीं है। यानी मित्रों, जैसे मैंने बात की थी ना कि मंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट हम केवल किसके खिलाफ, सार्वजनिक और निजी दोनों के खिलाफ जारी कर सकते हैं। परमादेश की रिट जो है हम निजी इकाइयों के विरुद्ध जारी नहीं करवा सकते। वैसे ही यहाँ पे क्या की जा रही है, यहाँ पे अलग बात निकल के जा रही है क्या, कि आप जो सिर्फ और सिर्फ जो प्रतिषेध संबंधी रिट है वो केवल आप न्यायिक प्राधिकरण है, ठीक है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ आप इसको जारी कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की थी कि जो हमारे अधिकरण होते हैं या हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनके खिलाफ यह रिट जारी की जाती है, और यह प्रशासनिक प्राधिकरण, विधायी निकाय, निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं की जा सकती। क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चर्चा की जा रही है उत्प्रेषण की रिट की, यानी चौथी हमारी रिट है जो हमारी सटोरी की हम बात करते हैं, उत्प्रेषण की रिट। देखो क्या कहता है, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। इसे एक हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को या लंबित मामलों के स्थानांतरण को सीधे या पत्र जारी करके किया जाता है। यानी मित्रों क्या कहना है, ये कहना है, ये यहाँ पे कह रहा है क्या, ये जो हमारे हाईकोर्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे हाईकोर्ट हैं या हमारे जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं और जो हमारे अधिकरण हैं, उनमें जो लंबित मामले होते हैं उनको हम मंगवा लेते हैं अपने पास, यानी सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा लेता है, तो उनके खिलाफ जो है ये रिट हम जारी करते हैं। और देखो नेक्स्ट कहता है, जैसा कि पहले उत्प्रेषण की रिट सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता था, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं। यानी जो मैंने बात की थी ना उत्प्रेषण की रिट के बारे में, ये कह रहा है कि उत्प्रेषण की जो रिट है सिर्फ न्यायिक या प्राधिकरण, यानी सिर्फ न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण जो है उनके खिलाफ ही हम जारी कर सकते थे, प्रशासनिक इकाइयों के खिलाफ नहीं था। लेकिन 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उत्प्रेषण जो है व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। यानी क्या कह रहा है, जो हमारी उत्प्रेषण की जो रिट है ना, आप उसको प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी कर सकते हो। और नेक्स्ट कहता है कि प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी, यानी प्रतिषेध की तरह उत्प्रेषण भी विधिक निकायों और निजी व्यक्तियों या इकाइयों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है। यानी जो मैंने आपसे चर्चा की कि प्रतिषेध की जो हमारी रिट है वो हम केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी कर सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे भी ये कह रहा है कि आप जो है भैया उत्प्रेषण की रिट को क्या करोगे, विधिक निकाय और निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिषेध की रिट भी आप निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं कर सकते, उसी प्रकार से उत्प्रेषण की रिट है। क्लियर है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, अंतिम हमारी रिट है अधिकार प्रक्षा की रिट, यानी क्वो वारंटो की हम बात करने वाले हैं। देखो क्या कहता है कि शाब्दिक संदर्भ में इसका अर्थ किसी प्राधिकृत या वारंट के द्वारा है। इसे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है, अतः यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने से रोकता है। यानी मित्रों कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसने गलत तरीके से क्या कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसने गलत तरीके से पद धारण कर लिया। कह रहा ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण, यानी अवैध रूप से उसने जो वहाँ पे पोस्टिंग प्राप्त कर ली, गलत तरीके से उसने पद प्राप्त कर लिया, तो उसके खिलाफ जो है हमें अधिकार प्रक्षा, यानी आपने किस अधिकार के तहत इस पद को धारण किया है, आपके पास तो अधिकार ही नहीं है, आपने तो गलत तरीके से धारण किया है, तो बस इसका मतलब यही है कि आपके खिलाफ यह रिट हम जारी कर सकते हैं।
ठीक है। रिट को पूरक सार्वजनिक कार्यालय के मामलों में तब जारी किया जा सकता है जब उसका निर्माण संवैधानिक हो। इसे मंत्रित्व कार्यालय या निजी कार्यालय के लिए जारी नहीं किया जा सकता। यानी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप इसको निजी कार्यालय या मंत्रियों के जो कार्यालय उनके खिलाफ आप इस रिट जो अधिकार परीक्षा की हम बात करते हैं उसको आप जारी नहीं कर सकते। ठीक है। अन्य 4 रिटों से हटकर इसे किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी किया जा सकता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा। यानी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट बात की जा रही है क्या कि आज की डेट में अगर आपको कोई ऐसा भी लगे ना, क्या आपको मान लीजिए ऐसा लग रहा है कि मेरा कोई दोस्त है, वो गलत तरीके से उसने सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली या गलत तरीके से उसने पद धारण कर लिया, तो भैया आप जो उसके खिलाफ जा सकते हो हाई कोर्ट और वहाँ जाकर के आप रिट जारी करवा सकते हो कि इसने जो गलत तरीके से पद धारण किया है। कह रहा ना, न कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा बल्कि इच्छुक व्यक्ति द्वारा भी आप इस रिटों को जारी करवा सकते हो। केवल इस रिट की मैं बात कर रहा हूँ अधिकार परीक्षा की। लेकिन बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये चारों रिट पीड़ित व्यक्ति ही जारी करवा सकता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हमारे ये लेक्चर कंप्लीट हुआ जो मैंने आपको समझाया रिटों के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से मैं समझाने में भरपूर सफल रहा होऊंगा। ठीक है। और मित्रों इसी प्रकार से मैं मेरे कंप्लीट जो भारत की राजव्यवस्था है, इंडियन पॉलिटी, मैं कंप्लीट इसी प्रकार से मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ मेरे चैनल पर। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है। और मित्रों मेरी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी चल रही है, ये एनसीईआरटी मेरी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स को आप जरूर सुनिए मित्रों। मैं बार बार कहता हूँ जितना आप सुनोगे उतना आपको याद होगा, क्योंकि हम जब जितना सुनते हैं ना तो हमारे को ज़्यादा याद होता है, क्योंकि हम उससे जब सुनते हैं तब हम उसको देखते भी तो हैं, तो इस कारण से हमारे को कुछ ज़्यादा चीज़ें याद होती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ बार बार लेक्चर्स को सुनिए। और मित्रों मैंने कहा बार बार क्या कि चाहे बड़ा से बड़ा आप एग्जाम ले लो या छोटा से छोटा एग्जाम, मेरी अगर आपने इंडियन पॉलिटी क्लासेज अगर आपने ले ली तो मित्रों आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, मैं बार बार कहता हूँ। और मित्रों आपके समक्ष में बार बार जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है तो मैं आपके समक्ष क्वेश्चन भी लेकर के आता हूँ। ठीक है। तो मित्रों जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब किए बिना मेरी आपको वीडियो नहीं पहुँचेगी, फिर आप उसको नहीं देख पाओगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में और कोई नई वीडियो के साथ। वैसे जो इंडियन पॉलिटी क्लासेज है उसमें हम मिलते ही हैं। ठीक है। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।